जरा सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका मतलब फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर कुछ समय पहले तक एकदम नेगेटिव था। हाँ, -2 के करीब था शायद। बिल्कुल, -2, और जो पूरी तरह से कम मार्जिन वाले झंझट भरे ग्रामीण ठेकों में फंसी हुई थी। जहाँ प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। और फिर अचानक मतलब तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। वो कंपनी रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाती है, मिडिल ईस्ट में दुनिया की दिग्गज कंपनियों को पछाड़कर 400 करोड़ का अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जीतती है और उसका शेयर प्राइस एकदम तेजी से ऊपर भागता है। सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? अगर हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे तो लगेगा कि भाई ये तो इस दशक की सबसे बेहतरीन टर्न अराउंड कहानी है। लेकिन जब आप दिग्गज वित्तीय विश्लेषकों की रिपोर्ट देखते हैं, जैसे कि मार्केट्स मोजो का डेटा हो गया, तो वे आज भी इतनी ग्रोथ के बाद भी इस स्टॉक को सेल यानी बेचने की रेटिंग दे रहे हैं। और यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी केस स्टडी को इतना दिलचस्प बनाता है। जब हम बैलेंस शीट की सच्चाई और कंपनी की पीआर मशीन के बीच का जो अंतर है उसे देखते हैं, तब असली कहानी सामने आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय यही कहानी है। हम बात कर रहे हैं बजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की, जिसे हम BPL भी कहते हैं। हाँ, बजाज इलेक्ट्रिकल से डिमर्जर के बाद बनी कंपनी। एग्जैक्टली। तो हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं, बाजार विश्लेषकों का डेटा है, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की काफी विस्तृत रिसर्च है और कंपनी के जो हालिया ऑर्डर्स हैं उनका पूरा ब्यौरा है। बहुत सारा डेटा है आज कवर करने के लिए। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे स्मॉल कैप कंपनी ने खुद को एक प्योर प्ले EPC लीडर के रूप में स्थापित किया है। और सबसे जरूरी बात, इन चमकते हुए आंकड़ों के पीछे वो कौन से असली रिस्क हैं जिन्हें मार्केट तो भांप रहा है लेकिन आम निवेशक शायद मिस कर रहे हैं। सही बात है। और इस 30 के शानदार स्कोर और रिकॉर्ड मुनाफे तक कंपनी कैसे पहुंची, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को देखना होगा जिसे बजल ने करना अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप उनके पुराने बिजनेस मॉडल की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं डीमर्जर से पहले, तो ये कंपनी मुख्य रूप से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती थी। मतलब हुई गाँव में बिजली के खंभे लगाना और तार पहुँचाने वाले ठेके। हाँ, अब सुनने में तो ये बहुत स्थिर और अच्छा काम लगता है क्योंकि सरकार का पूरा पुश था इस पर। तो फिर इसमें दिक्कत क्या थी? मतलब अगर काम मिल रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? सबसे बड़ी दिक्कत थी एंट्री बैरियर्स का बहुत कम होना। देखो, गांव में 11 kV की लाइन बिछाने या खंबे गाड़ने के लिए ना आपको कोई बहुत हाई लेवल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, कोई भी स्थानीय छोटा मोटा ठेकेदार टेंडर भर सकता है। एग्जैक्टली। और जब कंपटीशन इतना ज्यादा होता है तो टेंडर जीतने के लिए आपको अपनी बिड यानी अपनी कीमत एकदम बॉटम पर रखनी पड़ती है। मतलब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले दिन से ही खत्म हो जाता है। वही तो। और ऊपर से इन ग्रामीण प्रोजेक्ट्स में जमीन के विवाद होते हैं, काम में देरी होती है, लेबर की प्रॉब्लम होती है, और ये सब कॉस्ट ओवररन की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि बजेल मेहनत तो बहुत कर रहा था, रेवेन्यू भी आ रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होते होते उनका जो बचा कुचा मुनाफा था वो भी हवा हो जाता था। ठीक है, तो इसी दलदल से निकलने के लिए फाइनली डिमर्जर हुआ, एक स्वतंत्र कंपनी बनी और फिर नए मैनेजमेंट ने आकर एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रैटेजी पेश की, रास्ता 2030। हाँ, रास्ता 2030 ये उनका टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने तय किया कि अब वे इन कम मार्जिन वाले छोटे मोटे ग्रामीण ठेकों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। इसके बजाय उनका पूरा फोकस 400 kV और 765 kV के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी EHV ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स पर होगा। और मैं बताऊं, यहीं पर ये रणनीति एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होती है, क्योंकि 765 kV की ट्रांसमिशन लाइन बिछाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें हमारे लिए। मतलब क्या ये सिर्फ बड़े खंबे और थोड़े मोटे तार लगाने का मामला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 765 kV EHV लाइन का सीधा सा मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा अत्यधिक उच्च वोल्टेज के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ आपको कोरोना डिस्चार्ज, भारी मैग्नेटिक फील्ड्स और टावर की ज्योमेट्री को लेकर एकदम सटीक कैलकुलेशंस चाहिए होती है। अरे बाप रे, मतलब एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान। एग्जैक्टली। अगर जरा सी भी चूक हुई ना तो पूरा का पूरा पावर ग्रिड फेल हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत ही विशेष उपकरण और अत्यधिक कुशल इंजीनियरों की जरूरत होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ एंट्री बैरियर बहुत ऊंचा हो गया। अब कोई भी सड़क किनारे का ठेकेदार इसमें बोली नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही पकड़े आप। और फाइनेंस का सीधा सा रूल है, जहाँ एंट्री बैरियर ऊंचा होता है वहाँ मार्जिन अपने आप बेहतर हो जाते हैं। मेक सेंस।
और रास्ता 2020 के तहत ना कंपनी ने सिर्फ अपने काम का दायरा नहीं बदला, बल्कि काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक और बहुत बड़ा और मैं कहूँगी साहसिक फैसला लिया। वो क्या? उन्होंने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन यानी PGCIL पर अपनी निर्भरता को 90% से घटाकर 60% करने का लक्ष्य रखा और प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख किया। एक मिनट रुकिए। सुनने में तो ये बहुत चतुर रणनीति लगती है। क्या आप अपने क्लाइंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क दिख रहा है। अच्छा, बताइए। देखिए, सरकारी ठेकों में विशेषकर PGCIL जैसी PSU के साथ कम से कम आपका पैसा सुरक्षित तो रहता है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर प्रमोटर डिफॉल्ट कर गया या फंडिंग रुक गई और प्रोजेक्ट बीच में अटक गया तो BPL जैसी स्मॉल कैप कंपनी तो पूरी तरह से डूब जाएगी ना। सवाल तो बहुत अच्छा है। क्या वे एक जोखिम से बचकर दूसरे और भी बड़े जोखिम में नहीं कूद रहे हैं? आपका संदेह बहुत जायज है, लेकिन हमें EPC सेक्टर की जमीनी हकीकत को थोड़ा समझना होगा। ये सच है कि सरकारी ठेकों में पैसा सेफ होता है, लेकिन वहाँ अक्सर प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं होता। प्राइस वेरिएशन क्लॉज मतलब अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ी तो उसका नुकसान ठेकेदार को उठाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब आप खुद सोचिए, EPC बिजनेस में लागत का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? एल्यूमिनियम और स्टील, राइट? हाँ, टावर और तारों के लिए। बिल्कुल। अब मान लीजिए बजल ने आज एक सरकारी ठेका लिया, 6 महीने बाद एल्यूमिनियम के दाम ग्लोबल मार्केट में 20% बढ़ गए। ओहो, सरकार तो आपको वही तय कीमत देगी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। ऐसे में बुज़ेल का सारा मुनाफा उस बढ़ी हुई कीमत को चुकाने में ही चला जाएगा। मतलब काम भी किया और जेब से पैसे भी लग गए। वही तो। इसके उलट प्राइवेट सेक्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें अक्सर ये क्लॉज होता है कि अगर कमोडिटी की कीमत एक लिमिट से ज्यादा बढ़ती है तो क्लाइंट उसकी भरपाई करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वे सिर्फ ज्यादा मुनाफे के लिए प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा रहे, बल्कि अपने मार्जिन को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने मार्जिन को सुरक्षित करने का एक और बहुत स्मार्ट तरीका निकाला है, जिसे वो प्रोजेक्ट नीव कहते हैं। प्रोजेक्ट नीव? इसके तहत क्या होता है? इसके तहत उन्होंने अपने एल्यूमिनियम के रिस्क को पूरी तरह से हेज करना शुरू कर दिया है। हेजिंग यानी अगर उन्हें मान लीजिए पता है कि अगले साल किसी प्रोजेक्ट के लिए 10,000 टन एल्यूमिनियम चाहिए, तो वे आज ही फ्यूचर मार्केट में उसकी कीमत लॉक कर देते हैं। 100% सच। अब कल को बाजार में एल्यूमिनियम की कीमत चाहे आसमान छुए, उनका प्रोजेक्ट बजट बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। उनका मार्जिन लॉक्ड है। और मुझे लगता है कि इस वित्तीय अनुशासन के नतीजे हमें मार्च 2026 की तिमाही की रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो आंकड़े तो वाकई बहुत इम्प्रेसिव है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कंपनी ने 1007.77 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक त्रैमासिक राजस्व मतलब रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है। ह्यूज नंबर। और कर पश्चात लाभ यानी पैट 14.14 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और जो वित्तीय ट्रेंड स्कोर पहले -2 पर अटका हुआ था, वो सीधे उछलकर 23 हो गया है। बिल्कुल। लेकिन इन सारे भारी भरकम फिगर्स के बीच ना एक मीट्रिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स उसे मिस कर देते हैं। आप किस मीट्रिक की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट रेशियो की। बजेल का ये अनुपात अब 2.18 गुना हो गया है। EPC जैसे पूंजी गहन यानी कैपिटल इंटेंसिव उद्योग में इस अनुपात को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मतलब 2.18 का क्या महत्व है? देखो, EPC कंपनियों का कच्चा माल ही कर्ज होता है एक तरह से। उन्हें कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, हैवी मशीनें मंगाने के लिए और लेबर को हर हफ्ते पैसे देने के लिए लगातार बैंकों से भारी वर्किंग कैपिटल लेनी पड़ती है। जाहिर है बिना कैश के साइड पे काम नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। तो 2.18 के अनुपात का सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपने मुख्य ऑपरेशन से इतना मुनाफा कमा रही है कि वो अपने कर्ज के ब्याज को दुगने से भी ज्यादा बार आसानी से चुका सकती है। अच्छा, मतलब उन पर इंटरेस्ट पेमेंट का कोई स्ट्रेस नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए जो इतने अग्रेसिव ग्रोथ फेज में हो, ये ऑक्सीजन की तरह काम करता है। इसके साथ ही उनकी ऑर्डर बुक 31 मार्च 2026 तक 15% की वृद्धि के साथ 3,442 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। हाँ, और इसमें मंदसौर, विंध्याचल पूल प्रोजेक्ट्स और अडानी एनर्जी से मिले नए बड़े ठेके भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा सवाल अभी भी वही है। कौन सा? देखिए, शेयर की कीमत उछलकर 210 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई है। नतीजे शानदार हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ 1 या 2 तिमाहियों का चमत्कार है?
मतलब क्या हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उनका पुराना नुकसान देने वाला ढांचा सच में बदल गया है? ये बहुत वैलिड सवाल है और इस ग्रोथ के सस्टेनेबल यानी टिकाऊ होने का सबसे बड़ा सबूत हमें उनके रंजनगांव वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मिलता है। वहाँ क्या हो रहा है? कंपनी वहाँ अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफी बढ़ा रही है, लगभग 50,000 मेट्रिक टन तक। और ये सिर्फ एक सिंपल एक्सपेंशन नहीं है, ये अपनी सप्लाई चेन पर कंट्रोल हासिल करने का तरीका है। अच्छा, मतलब वे ट्रांसमिशन टावर और जो मोनोपोल होते हैं वो बाहर से किसी वेंडर से खरीदने के बजाय खुद अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं। एग्जैक्टली। इससे दो फायदे हैं, एक तो क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरह उनके हाथ में रहेगा और दूसरा थर्ड पार्टी वेंडर्स पर निर्भरता कम होगी, जिससे प्रोजेक्ट में देरी होने के चांस घट जाते हैं। और कॉस्ट भी तो बचेगी। बिल्कुल बचेगी। और अब तो मैनेजमेंट खुले तौर पर कह रहा है कि उनका फोकस क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पर है। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स मतलब वे अब हर उस रैंडम टेंडर के पीछे नहीं भाग रहे हैं जिससे सिर्फ रेवेन्यू यानी टॉप लाइन बढ़ती हुई दिखे। वे बहुत ही सिलेक्टिव हो गए हैं, सिर्फ चुनिंदा और हाई मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स ही उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो उनका चुनिंदा रवैया है, ये हमें उनके हालिया अल्ट्रा मेगा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ओहो, वो मिडल ईस्ट वाला ऑर्डर, उसने तो मार्केट में हलचल मचा दी थी। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में वो जो प्रेस रिलीज है, उसने सच में तहलका मचा दिया। बजिल प्रोजेक्ट्स ने मीना क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से एक अल्ट्रा मेगा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। हाँ, लॉट 1 और 5 वाला। जी। ये 400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्हें 500 केवी की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है। लेकिन जो चीज़ मुझे इस पूरी खबर में सबसे ज़्यादा डराती है ना, वो है इस प्रोजेक्ट की समय सीमा। 11 महीने, राइट? सिर्फ 11 महीने। मतलब 11 महीने में 500 केवी का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पूरा करना ईपीसी सेक्टर में लगभग असंभव सा माना जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी चलती हुई ट्रेन के पहिए बदलना। हाँ, एनालॉजी तो आपकी बिल्कुल सही है। मतलब मिडिल ईस्ट में जहां दुनिया भर की दिग्गज यूरोपीय और चीनी कंपनियां बैठी हैं, उनके पास अथाह पैसा और तकनीक है, वहां एक भारतीय स्मॉल कैप कंपनी को अचानक इतना क्रिटिकल ऑर्डर कैसे मिल गया? और वो भी इतने टाइट शेड्यूल के साथ। वही तो। और अगर सप्लाई चेन में एक भी दिन की देरी हुई तो लेट फीस यानी जो पेनल्टीज होती है, वही उनका सारा मार्जिन खा जाएंगी। आपकी चिंता 100% सही है और यहीं पर उनकी वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाली रणनीति काम आती है। बजाज ये भारी जोखिम अकेले अपने सिर पर नहीं ले रहा है। अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं वो इसे? इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो है बजाज ग्रुप का वो 100 साल पुराना कॉर्पोरेट भरोसा। इंटरनेशनल मार्केट में जब आप बिड करते हैं तो क्लाइंट्स उस बजाज नाम को पहचानते हैं। ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है। हाँ, एक क्रेडिबिलिटी तो मिल ही जाती है। बिल्कुल। और दूसरा और सबसे क्रिटिकल कारण है उनकी पार्टनरशिप। उन्होंने सऊदी अरेबिया में अल शरीफ ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर यानी जेवी बनाया है। हाँ, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। मतलब जो लोकल लेवल के हेडेक होते हैं, जैसे जमीन का अधिग्रहण करना, वहाँ की लोकल लेबर को मैनेज करना और सरकारी अनुमतियां निकलवाना, वो सब उनका लोकल पार्टनर यानी अल शरीफ ग्रुप संभालेगा। एग्जैक्टली। अल शरीफ ग्रुप के पास वहाँ की जमीनी हकीकत का सालों का अनुभव है, उनके कनेक्शंस है और बजाज के पास कोर इंजीनियरिंग क्षमता है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी पार्टनरशिप ने ही बजेल को 11 महीने की इस मुश्किल समय सीमा को एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस दिया है। बहुत ही सॉलिड मूव है ये। और वे सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही अग्रेसिव नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत ही दिलचस्प और नए सेक्टर्स में एंट्री कर रहे हैं। आप उस नवी मुंबई वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें नवी मुंबई में 100 करोड़ रुपए का 220 केवी जीआईएस सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन का ऑर्डर मिला है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी पहली बड़ी एंट्री है। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है उनका। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट समझना चाहता हूँ। ये जीआईएस सबस्टेशन आखिर होता क्या है और ये डेटा सेंटर्स के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे लगता है कि ये उनकी रासा की 2030 विजन का शायद सबसे दूरदर्शी कदम है। देखो, जीआईएस का फुल फॉर्म होता है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। ओके। अब इसे ऐसे समझो, जो पारंपरिक सबस्टेशंस होते हैं जो हम अक्सर शहरों के बाहर देखते हैं, उन्हें बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी जगह। हाँ, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और तार खुले में होते हैं। बिल्कुल। और वो इतनी दूर दूर इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ बिजली के उपकरणों के बीच इंसुलेटर के रूप में नॉर्मल हवा का इस्तेमाल होता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो।
लेकिन नवी मुंबई जैसी जगह पे जहां जमीन की कीमत आसमान छू रही है, वहां इतना बड़ा सबस्टेशन बनाना तो मतलब आर्थिक रूप से तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। एकदम सही पकड़े आप। और इसीलिए GIS तकनीक का इस्तेमाल होता है। GIS में हवा की जगह SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसी विशेष गैस का उपयोग होता है, जो हवा से कई गुना बेहतर इंसुलेटर है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह है कि उपकरणों को बहुत पास रखा जा सकता है। इसके कारण आप पूरे के पूरे सबस्टेशन को एक बहुत ही छोटी सी इमारत के अंदर पैक कर सकते हैं। ये पारंपरिक सबस्टेशन के मुकाबले 70 से 80% कम जगह लेता है। अरे वाह, मतलब 70-80% स्पेस सेविंग। और डेटा सेंटर्स को ये इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें शहरों के एकदम करीब रहना होता है, ताकि लेटेंसी कम हो, और उन्हें 24 घंटे बिना एक सेकंड रुके बिजली चाहिए। बिल्कुल सही। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के इस दौर में ना, डेटा सेंटर्स बिजली के भूखे दैत्य बन चुके हैं। उन्हें पावर चाहिए ही चाहिए। इस सेक्टर में बूम अभी बस शुरू ही हुआ है, और बज़ेल ने बिल्कुल सही समय पर GIS तकनीक के जरिए इसमें अपना पैर जमा लिया है। तो अगर हम यहाँ तक की पूरी तस्वीर देखें तो सब कुछ बहुत ही शानदार लग रहा है। मतलब 765 kV के टेक्निकली टफ ठेके वो ले रहे हैं, मिडिल ईस्ट में अल्ट्रा मेगा एक्सपेंशन हो रहा है, डेटा सेंटर्स जैसी फ्यूचर प्रूफ टेक्निक में एंट्री ले ली है, और रेवेन्यू तो रिकॉर्ड तोड़ ही रहा है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो सब परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल है। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हमने शुरुआत में उठाया था। अगर सब कुछ इतना ही बेहतरीन है, कंपनी इतना ग्रो कर रही है, तो मार्केट्स मोजो की रिपोर्ट इस स्टॉक को अभी भी सेल रेटिंग क्यों दे रही है? यही वो कैच है जो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। मतलब क्या विश्लेषक कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इन चमकते हुए आंकड़ों के शोर में कहीं दब गया है? देखो, जब आप एक निष्पक्ष फाइनेंस एनालिस्ट की नजर से उनकी बैलेंस शीट के भीतर गहराई में झांकते हैं ना, तो कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं सामने आती हैं। विकास की इस तेज रफ्तार के पीछे एक बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल का गड्ढा छिपा हुआ है। आप उनके डेटर टर्नओवर रेशियो की बात कर रही हैं, राइट? जो अभी भी केवल 1.69 गुना है। बिल्कुल, और यही वो आंकड़ा है जो सारी असली कहानी बयां करता है। 1.69, मतलब अगर हम इसे दिनों में कैलकुलेट करें तो 365 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 215 दिन के आसपास बैठता है। एग्जैक्टली, मतलब 7 महीने से ज्यादा। इस 1.69 के अनुपात का सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी काम तो बहुत तेजी से कर रही है, अपने क्लाइंट्स को बिल भी टाइम पर भेज रही है, लेकिन बाजार से वो नकद पैसा वापस आने की रफ्तार बहुत ही धीमी है। उनका पैसा मार्केट में फंस रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपकी सैलरी तो कागजों पर बहुत शानदार है, लाखों में है, लेकिन आपका बॉस 6-6 महीने तक आपका चेक ही पास नहीं करता। मतलब बिल तो बन रहे हैं, रेवेन्यू बुक हो रहा है, लेकिन बैंक खाते में कैश नहीं आ रहा। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और जरा सोचिए, जब कैश नहीं आता तो कंपनी को अपने रोजमर्रा के खर्च उठाने के लिए, लेबर को पेमेंट देने के लिए और नए प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्हें बैंकों से और ज्यादा कर्ज लेना पड़ता होगा। बिल्कुल, और कर्ज लेंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा। EPC सेक्टर में ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र यानी विशियस साइकिल है जो अच्छों को डुबा देता है। और शायद यही कारण है कि स्रोत सामग्री में हमें एक और बहुत ही डराने वाला आंकड़ा दिखता है। आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहे हैं? हाँ, उनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT का लगभग 39.81% हिस्सा गैर संचालन आय यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से आ रहा है। और ये किसी भी कोर EPC कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा लाल झंडा है, रेड फ्लैग है। मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कोई रेंट आ गया हो या कोई FD का ब्याज हो। हाँ, एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके मुनाफे का लगभग 40% हिस्सा उनके मूल काम यानी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने से नहीं आ रहा है। हो सकता है ये पैसा किसी पुरानी जमीन या संपत्ति को बेचने से आया हो या किसी वन टाइम सेटलमेंट से आ गया हो। मतलब ये वो मुनाफा नहीं है जिसे वे हर तिमाही लगातार दोहरा सकें। ये कोई टिकाऊ मॉडल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। और जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होती हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखती कि आपकी ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है या आपका रेवेन्यू कितना है। वो ये देखती हैं कि आपके कोर ऑपरेशन से वास्तविक कैश फ्लो कितना आ रहा है, क्योंकि कैश ही किंग है हमेशा। अब फर्ज कीजिए मिडिल ईस्ट के उस 11 महीने वाले प्रोजेक्ट में
जमीन अधिग्रहण को लेकर कोई अप्रत्याशित दिक्कत आ गई या वहाँ का कोई लोकल कानून बदल गया, तो क्या होगा? उनका सारा पैसा वहाँ ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि वह पहले से ही उस 1.69 के धीमे रिकवरी साइकिल से जूझ रहे हैं, अगर एक भी बड़ा प्रोजेक्ट अटका तो कंपनी के सामने लिक्विडिटी का यानी तरलता का भारी संकट खड़ा हो सकता है। तो ये पूरा मामला एक तरह से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का है। बजल बहुत तेजी से दौड़ रहा है, हाईवे पर फुल स्पीड में है, लेकिन अगर रास्ते में एक भी बड़ा पत्थर आया तो एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हो सकता है। एकदम सही। और इसीलिए जो एनालिस्ट्स हैं वो बहुत सतर्क हैं। वे अभी इंतजार कर रहे हैं कि ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का प्रतिशत है ये थोड़ा कम हो और नकद वसूली की रफ्तार बढ़े। जब तक वो खुद को प्रूव नहीं करते। हाँ, जब तक कंपनी अपने मुख्य ऑपरेशन से मजबूत कैश फ्लो जनरेट करना शुरू नहीं करती, तब तक उस सेल रेटिंग को नजरअंदाज करना इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी भूल हो सकती है। तो अगर हम इस पूरे इस गहन विश्लेषण को एक बड़ी तस्वीर में समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। हाँ, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल। राजस्थान के बड़े बड़े सोलर पार्कों से लेकर तमिलनाडु के तटीय विंड फार्म्स तक जो भी नई ग्रीन एनर्जी बनेगी उसे शहरों, कारखानों और इन नए डेटा सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए देश के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बुनियादी ढांचे को एक अभूतपूर्व स्तर के अपग्रेड की आवश्यकता है। बहुत सारा काम होना बाकी है। और बजेल प्रोजेक्ट्स ने खुद को इस विशाल अवसर के बिल्कुल केंद्र में एक स्वीट स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया है। रास्ता 2030 की रणनीति, रंजन राव में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर्स के लिए GIS तकनीक को अपनाना, ये सब साबित करता है कि उनका जो टेक्नोलॉजिकल विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, वे अब सिर्फ वो पुरानी ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाली कंपनी नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, वो दौर अब पीछे छूट गया है। बिल्कुल। बजेल प्रोजेक्ट्स निश्चित रूप से भविष्य के जटिल स्मार्ट ग्रिड्स और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत मजबूत नींव रख रहा है। लेकिन इस पूरी चर्चा और इन सारे शानदार आंकड़ों को देखने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो क्या? देखिए, दुनिया अभी भी बहुत अस्थिर है। जब भविष्य में भू राजनीतिक तनावों के कारण, जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण कच्चे माल की कीमतें अचानक बेतहाशा बढ़ेंगी और दुनिया भर की सप्लाई चेन अगर फिर से टूटी, तब क्या ये तेजी से फैल रही स्मॉल कैप कंपनी अपने नकदी प्रवाह के इस भारी दबाव को झेल पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। क्या ये आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय विस्तार बजेल को इस सेक्टर का निर्विवाद नेता बनाएगा, या फिर ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हासिल करने की कोशिश साबित होगी जो अंततः उन्हें फिर से उसी वर्किंग कैपिटल के जाल में फंसा देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना तो कंपनी की PR टीम दे सकती है और ना ही आज की कोई एनालिस्ट रिपोर्ट। इसका असली जवाब तो आने वाले कुछ सालों की बैलेंस शीट में ही मिलेगा। तब तक इस स्पेस पर नजर बनाए रखिए।